करेंगे इस शो की अगला 1.5 घंटा। थोड़ा टफ होगा ये अगला 1.5 घंटा बिताना, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रहा है, अगर अगले 1.5 घंटे भी उसी रेंज में रहा। बीरू हर्षिता, गुड आफ्टरनून। बेसिकली पहले 30 मिनट में जो मार्केट ने एक रेंज बनाई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, उन्हीं 30 मिनट के एक बैंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों घूम रहे हैं। हालांकि एक चीज़ है कि ब्रॉडर मार्केट में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर दिक्कत है, और एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब है, करीब 1:2 के आसपास का एडवांस डिक्लाइन। तो मिड कैप्स में अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मार्केट को एटलीस्ट एक सेक्टर मिला आज, वो है आईटी। आईटी ने आउट परफॉर्म किया। सुबह से हमारी बात हुई थी कि आईटी शायद आउट परफॉर्म करे, और आईटी ने वो मोर्चा भी संभाला एक तरीके से। तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स रख देते हैं राइट हैंड साइड पर। देखिए अब आईटी इंडेक्स इस समय क्लियरली मार्केट को सपोर्ट करता हुआ, और इस समय टीसीएस निफ्टी का टॉप गेनर 500 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर है। ये नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती थी आज मार्केट में। वो बात जो रहे थे सुबह, गुड आफ्टरनून, और हर्षिता गुड आफ्टरनून, कि ग्लोबल सेटअप से सरोकार रखने वाला निफ्टी आईटी ठीक करेगा। वो करता हुआ भी ये बाजार टिका हुआ है, किस लिए टिका हुआ है? दैट्स एन एक्सपायरी फैक्टर या फिर कुछ और है? मार्केट ओवरऑल ब्रेथ तो खराब ही नजर आ रही है अगर आप आईटी को छोड़ दें। अप्रोच कैसे करें इंडस्ट्रीज को, निफ्टी और निफ्टी बैंक को इस वक्त, क्योंकि कल की छुट्टी भी है? मेरे आज का दिन देख कर आपको लग रहा है, समझ में आएगा कि क्यों ऑन मोस्ट डेज ऑप्शन राइटर्स बहुत पैसा बनाते हैं। आज दिन पूरा बिलोंग किया ऑप्शन राइटर्स को। पहले आधे घंटे की वॉलेटिलिटी जिसमें प्रीमियम प्राइसेस काफ़ी सर्च किए होंगे, और उसके बाद से मार्केट फ्लैट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, निफ्टी की जैसे बात करें, मैं कह रहा हूं कि निफ्टी पूरा का पूरा ऑप्शन राइटर्स की एक गिरफ्त में आया हुआ है। जो सुबह से ऑप्शन राइटर्स ने एक पकड़ बनाई है आज निफ्टी के ऊपर, और वो दायरा क्या है? वो दायरा है 24,100 से 24,200 का। उस दायरे में हम बेसिकली घूम रहे हैं। और एक बार जरा 24,100 की पुट और 24,200 की कॉल अगर आप एक ही ट्रेड में रख देंगे ना, आपको आज की ट्रेड समझ में आ जाएगी। मेरे ख्याल से इस ग्राफिक से ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 24,100 की पुट और 24,200 की कॉल, दोनों में इस समय ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखिए आप। 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट 24,200 की कॉल में है, 3.5 करोड़। और हाँ, और ये 4 करोड़ के करीब, सॉरी 1.5 करोड़ के करीब इसमें आपके पुट में, और दोनों का प्रीमियम देखिए। दोनों के प्रीमियम कोलैप्स हुए हैं 94%, 93%। ये इस प्लेट को आप समझिए, इस चीज़ को समझिए कि इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने ओवरनाइट हिम्मत की थी ये दोनों ऑप्शन लिखने की, तो बहुत पैसा बना होगा। ओवरनाइट नहीं भी की होगी, सुबह भी की होगी, तो भी बहुत पैसा बना होगा जब प्रीमियम पूरा वाइप आउट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर थर्सडे को जाके यही करने लगे, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं, कई दिन हो। लेकिन आज तो पूरा का पूरा मामला जो है वो इन ऑप्शन राइटर्स का है। और निफ्टी ने एक चीज़ की है, लेकिन आज का निफ्टी का लो बहुत क्रूशल था। हमने बार बार बात की थी कि मार्केट को कुछ क्रूशल लेवल्स डिफेंड करने होंगे। आज निफ्टी ने वो क्रूशल लेवल डिफेंड करा, और बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही क्रूशल लेवल डिफेंड करा। इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी था बैंक निफ्टी के लिए वो क्रूशल लेवल डिफेंड करना। कमज़ोर है बैंक निफ्टी, रिलेटिवली कमज़ोर है, क्योंकि निफ्टी पर तो फिर भी आईटी का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली कमज़ोर है, लेकिन फिर भी क्रूशल लेवल्स डिफेंड कर रहा है। आज का लो देखिए आप, एग्जैक्टली सेम लो, एग्जैक्टली 2-3 पॉइंट का फ़र्क है, जो 6 अगस्त का लो था, हमारा पैनिक लो था। तो फ्रेश वीकनेस अब तभी बनेगी जब आज का लो टूटेगा। लेकिन अगर अपसाइड चाहिए आपको तो 50,200 क्रॉस करना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है कि इस समय थोड़ा टफ है कहना। लेकिन मेरे एक चीज़ है, स्क्रीन देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आज भी स्क्रीन देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये लग रहा है कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा एक सहमा सा हुआ है, मतलब रैली नहीं करना चाहता, गिर नहीं रहा, लेकिन रैली भी नहीं कर रहा है, ये क्लियर है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है? अच्छा अनुज, एक और चीज़, हाँ, क्योंकि अब एक दिन की छुट्टी है, वो नए कॉन्ट्रैक्ट वाले को एक दिन की छुट्टी यहाँ पे मिल गई, क्योंकि ये प्रीपोन हो गया ना यहाँ पे, फिर आपका छुट्टी आ गई, तो क्या मोर और लेस फ्राइडे के लिए भी इंडेक्स इसी रेंज में रहे, इस बात की पॉसिबिलिटी है? उसको इस हफ्ते कितना पैसा मिला ऑप्शन राइट? हाँ नहीं, देखिए फ्राइडे के फर्स्ट हाफ में हो सकता रहे, फ्राइडे के सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है मार्केट में डिसाइसिव मूव आना चाहिए, क्योंकि एक तो वीकेंड आना होगा, प्लस फ्राइडे तक आई थिंक कुछ हद तक ये वाली पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है इसमें फाइनल हो गया या कुछ और होना बाकी है। तो आई थिंक फ्राइडे को मार्केट में कुछ डिसाइसिव मूव आना चाहिए वीरू। और एक चीज़ कहूँ, अगर मार्केट ने फिर से वो लो बचा लिए, अगस्त लो वाले पैनिक लो बचा लिए, तो हो सकता है फिर उसके बाद मार्केट रैली भी करे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो हम फिर व्यू फ्राइडे को लेंगे। ओके, तो ये है इंडस्ट्रीज पे अप्रोच, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल इस वक्त निफ्टी आईटी है। मैं कुछ स्टॉक्स रखूँगा, उसके बाद चलेंगे हर्षिता के पास। देखिए, एक दो स्टॉक्स जो कि मैं ऐसे स्टॉक्स को मार्क नहीं करूँगा यहाँ पे जो कि 52 वीक हाई पे, ऑल टाइम हाई पे, वो बच्चे भी कम है।
एक बार आप M&M लेके आइए। आज सुबह ये CNBC आवाज़ के पैनल का पहला ट्रेड भी था। M&M एट 2760 स्ट्राइकिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूव अच्छा है और एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है और इनफैक्ट उसके एज पे भी है, तो मैं आई थिंक इसी को ही मार्क करूँगा। पहला स्टॉक प्लीज़ स्क्रीन पे इसके नीचे जरा ओपन इंटरेस्ट मार्क कीजिएगा M&M का। सुबह प्रकाश सर ने पिक भी किया था और 2759 पे अभी भी डी हाई की डिरेक्टरी में है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। उसके बाद एक स्टॉक और दैट्स ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए अभी हल्का सा बैकफुट पे है, लाल निशान में नहीं है बट बैकफुट पे है, बट स्टिल सारे एवरेजेस के ऊपर। आज का लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा वो एडिशन 4.5% का। एस आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट में भी इसने अपने आप को हायर लेवल्स पे प्लेस्ड रखा और अच्छा मूव देता हुआ। उसके बाद लेके आइएगा आप एक बार प्लीज़ मिड कैप आईटी में एम्फोसिस। देखिए ये अभी निकला तो नहीं है, निफ्टी आईटी अच्छा कर रहा है, 500 अंक ऊपर निफ्टी आईटी है। एग्जैक्टली जरा इसको स्क्रीन पर रखिएगा एम्फोसिस को। 2730 से लेकर 2750 के बीच में आपके दो एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, आते हैं 10-20 और यहीं पे एक रेंज ब्रेकआउट भी होगा। स्क्रीन पे क्या है, शॉर्ट कवरिंग 1.25% OI कम हुआ, 56,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए, तो क्लियरली चांसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग एम्फोसिस में बनते हैं, बट अबाउ 2740 2750, तो ये तीन स्टॉक्स में मार्क करूंगा। हर्षदा, कार्यक्रम में आज का क्रम क्या रहेगा? पहले तो ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर रखेंगे वीरू, और यहाँ पर आज देखिएगा क्योंकि वैसे भी मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, दोनों तरफ के ट्रेड्स जम रहे हैं, तेजी और मंदी के तरफ। गेनर्स जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे कि टेक्नोलॉजी कंपनियां फेवर में हैं। आज TCS, HCL टेक के बल पर थोड़ी सी स्थिति बेहतर दिख रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे नंबर्स, 1.5% ऊपर, और M&M में भी हमने देखा है करीब 1.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। संवर्धन मदरसन कल ऑफ कोर्स काफी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, आज लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद थोड़ा सा हौसला अफजाई हुई है। स्टॉक 2% का एक पुल बैक दे रहा है। ABB, L&T टेक सर्विसेज, बर्जर पेंट्स, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन मुनाफा वसूली हीरो मोटोकॉर्प में 3-3.5% तक का नुकसान इधर। कोल इंडिया, मेटल्स पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल आदेश आ चुका है कि सरकारें, राज्य सरकारें रादर रॉयल्टी ले पाएंगी। ये सारे पैक कमजोर पड़ते हुए आज डीवीज लैब में भी हम देख रहे हैं 4% तक का नुकसान देखने को मिला है। इस श्रेणी में आप PEL डालेंगे, नतीजे खराब थे। NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, RBL बैंक या दूसरे वीकर काउंटर्स हैं जो आज मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं। तो एक तरफ निफ्टी आईटी जहां मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ निफ्टी मेटल्स में हमने देखा है पूरी तरह से वो इंडेक्स बिखरता हुआ। उस बड़ी अपडेट के बाद हमारे जानकार आपको बताएंगे फिर इसमें क्या ट्रेड लेना है और किस तरफ, तेजी या मंदी की तरफ। जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ, विकास सालुंखे और सुदीप शाह से होगी बातचीत। 2:15 पर माइनिंग कंपनियों पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उससे जो झटका लगा है उस पर असीम को जोड़ेंगे। फिर goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा से बात करेंगे जो इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। 2:25 के आसपास फोर्जिंग के नंबर्स पर कंपनी के चेयरमैन और MD विद्याशंकर कृष्णन हमारा साथ देने वाले हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में DR चोकसी फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे आज। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है और आज शुरुआत करते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून। और इस समय का ट्रेड वही रहेगा जो कल 2 बजे का था, वो है बर्जर पेंट। 545 का टारगेट था, वो अचीव हो गया। अब 545 स्टॉप होगा, ट्रेड कर रहा है 550 में। टारगेट 560 प्लस जोन्स के नजर आते हैं बर्जर पेंट्स में। ओके, बर्जर पेंट्स प्रकाश सर का ट्रेड है। स्क्रीन पे क्या करीब 550-30 पे स्क्रीन पे डिहाई की डिरेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए NMDC पे ही ध्यान है। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो अभी भी बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं NMDC में। इसके फ्यूचर में आप करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस आपको 217 रुपए के लगाने हैं, लेकिन नीचे की तरफ 202 रुपए तक के टारगेट्स NMDC के फ्यूचर में पॉसिबल है। ओके, तो ये फिलहाल NMDC पर एक शॉर्ट कॉल इस समय आ रहा है, बिकवाली करके चले इस पर्टिकुलर ट्रेड को। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन।
हर्षदा जी देखिए, नजर आईटी पे ही है। बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आज ट्रेड करने के लिए। तो स्विंग मिल रहा है, लेकिन स्विंग रेजिस्टेंस पे अटकता है। तो एक ही मुझे लगता है इन्फोसिस, जो अभी तो एक कंसोलिडेशन में है और इसमें एक मूव बाकी है करीबन करीबन 1840 1850 तक का। तो छोटा ही आप कह सकते हैं 20-25 पॉइंट का ही स्विंग मिलेगा, बट इन्फोसिस लुक्स गुड टू बी एज ए स्विंग ट्रेडर। सो हमें बाय करना है 1820 के ऊपर, 1824 चल रहा है, सो 1810 का स्टॉप लॉस रखे और सामने जैसे मैंने कहा 1850 के आसपास का एक टारगेट लेके काम करें। प्योर स्विंग ट्रेड होगा आज के लिए। ये इन्फोसिस सुबह से आईटी स्टॉक्स में बाहर है। अमित सेठ को जोड़ते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, सबसे नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट आईटी स्टॉक्स में ही है। स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यहाँ 2 से 3 दिन मोमेंटम रह सकता है, बिकॉज ये सारे स्टॉक्स 10 और 20 डेमा में पिछले 5-6 दिनों से कंसोलिडेट कर रहे थे और उस रेंज का ब्रेकआउट हम काफी स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो वहां से मैं पिक करना चाहूंगा एचसीएल टेक, करंटली 1621 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1604 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1650 रुपए के। ओके, एचएल टेक्नोलॉजी सुबह भी पैनल ने पिक किया था, यहाँ पे अभी भी आप पिक करते हुए। विकास आलूके हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। जैसे आपने कहा था कि एम्फेसिस में एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। लास्ट अगर आप देखोगे तो 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन में एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। आज वापस वो 27-20 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो एम्फेसिस यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में मुझे लगता है 2840 के आसपास का अपसाइड मोमेंटम कैरी करेगा। नीचे में जो सपोर्ट देखने मिलेगा वो 2660 का है। तो 2660 के स्टॉप लॉस से एम्फेसिस को यहाँ पे बाय करना है। 2830 2820 के आसपास का एक पॉजिटिव रीजन यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न कल टीसीएस में देखने मिला था, यही रेंज में ट्रेड करते हुए निकला था और आज वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे एम्फेसिस में जिस हिसाब से इंट्राडे वॉल्यूम और प्राइस में जो मोमेंट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो 2830 के लिए इसको बाय करना है। ओके, तो एम्फेसिस पर एक ट्रेड आता हुआ, ये एक और बाय साइड का ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पर साफ बन रहा है। सुदीप, आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड लेंगे? तेजी या मंदी, किस तरफ बैठे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मेरी चॉइस तो एचसीएल टेक थी, पर वो ऑलरेडी एक बार अभी कवर हो चुका है। तो मुझे लग रहा है एक और स्टॉक है जहां पे एक मोमेंटम बढ़िया बन रहा है और एक स्टेबल स्टॉक है। ऐसे मार्केट में हमको स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए अगर एक ट्रेडिंग पोजीशन लेके चलते हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाय करना चाहिए। 1974-76 के आसपास चल रहा है। पिछले 4 जून से लेके आज तक स्टॉक ने अपना 20 डे में सिर्फ एक बार ब्रीच किया और वो भी सेम डे वापस से रिक्लेम कर लिया और एक राइजिंग ट्रेंड में डेली, वीकली, मंथली सारे चार्ट्स पर आपको एक बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे इंश्योरेंस स्टॉक्स में वापस से एक पुल बैक आएगा और खास करके आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। तो मौजूदा भाव से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लेने की मेरी राय रहेगी। 1940 का स्टॉप लॉस और 2020 और 2040 के 2 टारगेट्स अगले 3 से 4 सेशंस के अंदर। ओके, चलिए अब एक फंडामेंटल कॉल लेते हैं। गुरांग शाह जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गुरांग जी, गुड आफ्टरनून। कौन सा स्टॉक आया आपके रेडार में? धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज के दर्शक, आपको सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र में हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस को चुना है और नतीजों देखने के बाद जो लक्ष्यांक है वो ऊपर के तरफ हमने किए हैं। करीबन 330 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं एमएनएम फाइनेंस पर। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल को गौरांग जी ने पिक किया है। गौरांग जी ने जब बोलना शुरू किया ना अनुज, ऐसा लगा था कि हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पारितोषिक वितरण भी होगा, है ना? ठीक, वैसा ही लग रहा था गौरांग। कोई बात नहीं, पारितोषिक आपसे मुंबई में आके ले लेंगे, ठीक है। खैर, अभी एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स देखिए बहुत ट्रेड्स हैं नहीं, लेकिन गौरांग का एक सेकंड थॉट लेते हैं। गौरांग, ये टर्बुलेंस, थोड़ी सी अनिश्चितता, कुछ चीज़ों का सेटल होना मेरे ख्याल से अभी भी पेंडिंग है। इस बीच बाज़ार ने अपने आप को हर दौर में, चाहे वो आप जून की डिप को देखें फर्स्ट वीक, देन आप जुलाई के 23 की डिप को देखें, बाज़ार ने कम्प्लीटली अपने आप को, अगर आप देखें एफएमसीजी पर और फार्मा पर और आईटी पर कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया था।
पिछले 3 दिन की टर्बुलेंस में आईटी एक क्लियर कट सेफ डेस्टिनेशन बाजार को नजर आ रहा है। आपका आईटी पर व्यू क्या है और आपकी प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त? वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार ने जो भी खबरें आई हैं पिछले दिनों में, और खास करके एक बड़ी संस्था को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नकारने की कोशिश करी है और बाजार संभलता हुआ भी दिखा है। और ऐसे परिस्थिति में वीरेंद्र, अक्सर होता है कि आप फ्लाइट टू सेफ्टी जा करके लेना पसंद करेंगे आईटी फार्मा वगैरह में। नतीजे देखने के बाद जो भी पहली तिमाही के देखे हमने आईटी क्षेत्र के, तो एक कंपनी अगर मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूं वो होगी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। वीरेंद्र, निरंतर आप देखें तो इस कंपनी ने बहुत ही सकारात्मक नतीजे लेकर के आए हैं। और यहाँ पर भी वीरेंद्र हम कहना चाहेंगे, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि हमारी खरीदारी की राय है, और लक्ष्यांक के रूप में जो हमने निर्धारित किए लक्ष्यांक वो करीबन 2000 के पार के लक्ष्यांक है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली तिमाही नतीजों में भी आपको एक शानदार रुझान आता हुआ दिखेगा। तो टेक्नोलॉजी कंपनियों में कंफर्ट है इस समय, चाहे आप उसे डिफेंसिव के लिहाज से लें या फिर टर्न अराउंड के लिहाज से लें, और ये एक पूरा स्पेस है जहां पर हमने देखा है सहारा मिला है। इनफैक्ट आप एक चीज़ गौर करिएगा, इस मार्केट में डिफेंसिव की तरफ बाजार का फिर से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आज टेक्नोलॉजी हम मेंशन कर रहे हैं, कल आपको याद होगा हम फार्मा कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, और एक और ट्रेड जो जमा है तेजी की तरफ वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स में इस हफ्ते के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा मूव तो आज ही देखने को मिल रहा है, लेकिन कल जाते जाते भी यहाँ पर थोड़ी सी हरकत आ रही थी। मानस, पहले तो इस पर एक चार्ट पर चेक दीजिएगा, क्योंकि नंबर्स हर पैरामीटर पर मजबूत है। इनके जो बिजनेसेस ड्रैग कर रहे थे वो भी एबिटा पॉजिटिव आ चुके हैं, जो फार्मेसी वाला कारोबार है। लेकिन क्या करंट लेवल्स पर 6700 पर कंफर्ट है तेजी करने का? अगर कोई इन लेवल्स पर उतर रहा है तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस लेकर चले? देखिए, अगर इस टाइम पे कोई तेजी करना चाहता है अपोलो हॉस्पिटल्स में, तो आपको स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे 6550 के नीचे ही लगाना है। तो करीब करीब 150 रुपए का रिस्क लगता है यहाँ पर। लेकिन ऊपर की तरफ अगर ये 6800 6850 के लेवल्स को ब्रीच कर जाता है, तब तो आपको 7100 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 6550 का ही लगाना पड़ेगा। हाल अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ। गौरांग, आपने नंबर्स को करीबी से पढ़ा होगा, और बाकी इसके इनके यूनिवर्स में भी मैं देख रही थी कि पिकअप रहा है इस बिजनेस में। परहैप्स Q1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है इन हॉस्पिटल कंपनियों के लिए। क्या आपको पसंद है ये सेक्टर इस समय? बिल्कुल, हेल्थ केयर में। और हर्षदा, हम ये भी मानते हैं कि अगर आप फार्मा की बात करते हैं तो आपको उसके साथ साथ हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। 3 कंपनियां हैं हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में जो हमारी खरीदारी की सूची में है। सबसे प्रथम स्तर पर आता है अपोलो हॉस्पिटल, उसके पश्चात नारायण रुद्रालया, और तीसरे पायदान पर फोर्टिस हेल्थ केयर। कुछ समय पहले जो इन्होंने एक फैसिलिटी नवी मुंबई में शुरू की थी, बहुत शानदार योगदान आ रहा है, और ये निरंतर अपनी जो विस्तार योजना है वो आगे बढ़ाते हैं। और एक ट्रिगर ये भी है हर्षदा के अपोलो फार्मेसी को डीलिस्ट करके, ये बातें चल रही है बाजार में, मैनेजमेंट की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो अपोलो फार्मेसी को अगर डीलिस्ट करके अलग रूप में लिस्ट करते हैं तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन भी बनता है। नारायण हेल्थ आपका पसंदीदा स्टॉक 1190 पे ट्रेड करता है। मीनवाइल आज का और कल का अगर आप इन 2-3 सेशंस का देखें, जो सबसे बड़ा पेन जिन स्टॉक्स में रहा उसमें एक एस्टेल भी है। एस्टेल स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था कि ये इसके करियर की सबसे बड़ी गिरावट है। आई थिंक 2 जुलाई को इसका भाव करीब 2461 था, नाउ इट्स 1865। गौरांग, ये रियल स्टेट इंश्योरेंस स्पेस में पाइप कारोबार वाली कंपनी एस्ट्रल एक्स्ट्रा प्रीमियम पे मतलब ये ट्रेड करती थी हमेशा, बट इस बार खासा डैमेज। गौरांग, आपका टेक इस प्राइस पे 1866 पे पोस्ट अर्निंग्स जो आया डिप? तो वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत नतीजों को देख करके मायूसी की झलक दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा नहीं रखते हैं और समय है आपके पास,
तो एक वास्तविकता तो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ेगा उस तरीके से आपको पाइप्स, फिटिंग्स, केबल्स, वायर्स, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एंसिलरी, सीमेंट, मेटल, सभी में रंग रोगान करने वाली कंपनियां, सभी में आपको उत्साह आता दिखेगा। तो 2100 तक के लक्ष्यांक एस्ट्रल लिमिटेड पे हमने हाल फिलहाल निर्धारित रखे हैं। और अगर किसी ने, और ये चला भी था वीरेंद्र, ये भी नहीं भूलना चाहिए, तो गिरावट आई है नतीजों को लेकर के, तो ये मेरे ख्याल से ये सिर्फ कुछ दिनों की या कुछ समय की बात है। इसके पश्चात ये फिर से मेरे ख्याल से आंकड़ों के आधार पर और नतीजों के आधार पर ऊपर के तरफ के दायरे दिखा सकता है। ये फिलहाल आपके लिए एस्ट्रल पर एक व्यू, और ये भी आज कमजोर कड़ी ही बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी अगर एक सेक्टर ने आज झेली है वो है मेटल कंपनियां, और जिस बात का डर था वो आखिरी में वर्डिक्ट आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। माइनिंग कंपनियों को झटका लगा आप कह सकते हैं। कोर्ट ने कंपनियों की नई तारीख से टैक्स लगाने की अपील खारिज कर दी है। माइनिंग कंपनियों को अप्रैल 2005 से ही टैक्स भुगतान करना होगा। हालांकि थोड़ी सी रियायत इस बात से मिली है कि इनको शायद पेनल्टी ना देनी पड़े। ज़्यादा डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करने वाले goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोरा भी हमारे साथ है। लेकिन एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, वो फटाफट से पहले असीम से समझ लेते हैं। असीम बताइए। देखिए 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है और जो राज्य है उनके पास माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। यह मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। उसके बाद से ये कहा गया था कि ये फैसला लागू कब से होगा, जब से इस फैसले को चैलेंज किया गया है या फिर जो 25 जुलाई से जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। खासतौर पर कि जो राज्य है वो मांग कर रहे थे कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोबारा से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा, यानी कि तब से ही जितनी भी कंपनियां हैं उनको माइनिंग के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत यहां पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनिंग कंपनियों के उससे ब्याज और जो पेनल्टी है वो नहीं ली जाएगी, और क्योंकि ये रकम हो सकता है कि काफी बड़ी हो, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को पेमेंट करने के लिए 12 किस्तों में पेमेंट करने का विकल्प दिया। कंपनियां 12 किस्तों के अंदर पेमेंट कर सकती है, और ये पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से इसका किस्त जो है वो शुरू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर साफ कर दिया कि जो राज्य है उनको माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार है, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, ना कि 25 जुलाई 2024 से। तो अब इससे माइनिंग कंपनियों पर काफी असर आप आ जाते हुए भी देख सकते हैं। कंपनियों की लायबिलिटी काफी टैक्स के मद्देनजर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो टैक्स की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी। कुछ कंपनियां तो तैयारी कर रही थी इस बात की, लेकिन कुछ के लिए शॉक साबित हो सकता है। लेकिन किस पर कितना इम्पैक्ट आएगा, राकेश अरोरा हमारे साथ है। राकेश जी, आई एम श्योर ये एक मामला था जो मार्केट में आने वाला था। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब लागू होगा। अब वो सारे डिटेल्स आ चुके हैं। क्या जो मेटल कंपनियों ने आज रिएक्शन दिया है वो आज के आज ही खत्म हो जाएगा, या फिर आपको लग रहा है ये पेन परसिस्ट करेगा? क्योंकि टाटा स्टील के मैनेजमेंट से जब 2 हफ्ते पहले हमने बातचीत की थी, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि 17,000 करोड़ के ऊपर का हम कंटिजेंसी तैयार रखी है, बिकॉज परहैप्स दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। और इस क्वार्टर नहीं, कई क्वार्टर से वो कंटिजेंसी बनी हुई थी। तो क्या कंपनियों ने तैयारी नहीं की हुई है बाकियों ने? आई थिंक मुझे नहीं लगता टाटा स्टील को छोड़ के किसी और ने तैयारी करी थी। और जो कि एक इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जो हम लोग इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे हैं, कुल मिला के इम्पैक्ट कुछ 2 लाख करोड़ का आंका गया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उसमें पीएसयू कंपनीज का जो इम्पैक्ट है वो करीबन 60,000 करोड़ है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं। हालांकि जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल का टाइम दिया है ये पे करने के लिए, तो इमीडिएट जो कैश आउटगो है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है। तो वो एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव कहूँगा मैं, बट इतना वैल्यू तो जाने वाली है इस कंपनी से। तो ये तो हो गई जो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट की बात है। इसमें मोस्टली जो कंपनियां जिनकी माइंस उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु में है, वहां पे आई थिंक मेरे को लगता है ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा दूसरा है प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट के, जो अब क्योंकि अलाउ कर दिया है तो बाकी स्टेट भी इसके ऊपर अपना टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, और तो वो अभी देखना बाकी। अभी झारखंड ने एक पहल ली है, उन्होंने थोड़ा बहुत टैक्स लगाया है, जैसे 100 रुपया पर टन आयरन ओर पे लगाया है।
बट ये एक शुरुआत है, एक बार एक कोई टैक्स का जरिया जुड़ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी मौका लगेगा वो बढ़ाएंगी, तो ये एक ओवरहैंग हो जाता है पूरे सेक्टर के लिए। अब क्योंकि आपने कहा आप इंडस्ट्री से बात कर रहे हो, वो 2 लाख करोड़ का अमाउंट आ रहा है, झारखंड का तो साफ है कि वो कितना टैक्स वसूलेंगे। कोई अंदाजा उड़ीसा जहां पर साइजेबल माइनिंग होती है, तमिलनाडु में भी काफी कुछ माइनिंग हो जाती है, वो कितना टैक्स लगा सकते हैं? वैसे तो माइनिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा टैक्स्ड है पहले से ही इंडिया में, और बहुत ज्यादा गुंजाइश तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत छोटे से ही की जाएगी, जैसे झारखंड ने करी है वैसा तो सब लोग शुरू करेंगे, और जैसे जैसे अगर कभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि जैसे हम हर बजट में देखते हैं कि सिगरेट पे टैक्स बढ़ रहा है, वैसा यहाँ पे भी हो सकता है कि जब भी अगर कभी तेजी आएगी तो गवर्नमेंट आस्क के टैक्स लगा सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर राकेश जी सवाल यही है कि निवेशकों को करना क्या है? आज तो एक नीजर्क रिएक्शन देखा गया। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज कि टाटा स्टील इंट्राडे में 4% करेक्ट कर चुका है, जिसने पहले प्रेपरेशन किया हुआ है। आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे इन मेटल कंपनियों में? देखिए कि स्टील के भाव जो इंडिया में है वो 5 साल के निचले स्तर पे चल रहे हैं, और चाइना जो कि एक मेजर ड्राइवर है कमोडिटीज का, वहाँ पे कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है रिबाउंड की। और ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रहा है, चाइना जो कि इक्विपमेंट बना सकता है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, उसको बाकी कंट्रीज थोड़ा रोक लगाने की कोशिश कर रही हैं, और खुद उनमें बनाने की क्षमता उतनी है नहीं। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड जो मेटल सेक्टर के लिए वो थोड़ी नरम रह सकती है कुछ सालों के लिए। और साथ में ये अनसर्टेनिटी और है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए अपन मेटल सेक्टर से इन्वेस्टर दूर रह सकते हैं। वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, टाटा स्टील 170-80 से अभी 140 कुछ आ गया है, बट अभी भी इतना सस्ता नहीं है कि अपन इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए सेक्टर में। अच्छा राकेश जी, प्रीशियस मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? आई मीन जिस तरीके से यूएस की यील्ड बिहेव कर रही है इस वक्त, और क्रूड की ट्रैजेक्टरी को आपने देखा, अभी गोल्ड प्राइसेस पे आपका आउटलुक क्या है सर इस वक्त? देखिए गोल्ड प्राइसेस का जो मेन ड्राइवर था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट की परचेजेस, जिसमें चाइना एक मेजर प्लेयर रहा है, बट थोड़े टाइम से चाइना ने भी गोल्ड खरीदना थोड़ा बंद किया है, और तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक लेवल पे थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, बट वेल सपोर्टेड है। तो जितना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहने वाली है और रेट कट की उम्मीद है, तो मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे सपोर्टेड रह सकती है थोड़ा अपवर्ड बायस के साथ। तो वहाँ पे कोई ऐसी बाकी मेटल्स की तरह उतना मंदी का विचार नहीं है। ओके राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस डिस्कशन में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेटल्स कंपनियों पे, उसको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हैव अ नाइस डे। और यहाँ पे HCL के नंबर्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा इसकी अर्निंग्स ड्यू थी, और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आए करीब 3,915 करोड़ से बढ़कर करीब 4,347 करोड़ रुपए टॉप लाइन की फिगर है। बॉटम लाइन की फिगर आपकी स्क्रीन पे आएगी। एबिटा मार्जिन्स करीब 22.4% से बढ़कर करीब 22.8, करीब 40 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, और टॉप लाइन में सब्सटेंशियल जंप है, आई मीन साल दर साल। और अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें तो करीब 814 करोड़ से बढ़कर करीब 1437 है। नंबर्स हर पैमाने पर अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इस वक्त, स्पेशली बॉटम लाइन फ्रंट पे। गौरांग, आपका टेक HCL पे इस वक्त? मार्जिन्स फ्लैट है, स्लाइटली द पॉजिटिव बायस, लेकिन आई थिंक जो टॉप लाइन की और बॉटम लाइन की फिगर्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं इन कंपैरिजन ऑन ईयरली बेसिस। आपका टेक गौरांग? अनुमान से तो काफी बेहतर दिख रहे हैं आंकड़े, बशर्ते कि कोई एक मुक्त मुनाफा या फिर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम न हो इसके ऊपर। और 5,500 से करेक्ट हुआ ये वीरेंद्र, 4,500 के पास जाकर के थोड़ा बहुत टिका उसके आसपास। ऑर्डर बुक जो है इनके पास बहुत ही सक्षम और मजबूत ऑर्डर बुक है। हालांकि तेजस MK1 की डिलीवरी और उसके पश्चात एडवांस टेक्नोलॉजी सुखोई को जो जरूरत है मरम्मत की, जो लड़ाकू विमान हमारी भारतीय वायुसेना में है, उसमें थोड़ी बहुत देरी हो रही है, उसके कारण थोड़ी बहुत अनिश्चितता के वातावरण है। लेकिन आप अगर रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते हैं और किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं वीरेंद्र, तो आपकी समय सीमा जो है, अगर आपको वाकई में
एक अच्छा खासा मुनाफा अपने निवेश पर कमाना है तो मेरे ख्याल से आप 3 से 5 साल का नजरिया रखें। ओके, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा अपना जो टर्म और जो अवधि है निवेश की वो बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बड़े प्राइस स्ट्रेच के बाद थोड़ा से वैल्यूएशंस जो थोड़ा स्ट्रेच है, पैसा कमाने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा इस पर भी। इस नंबर पर ऑल द नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक पे इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डे आई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। इस पर एक टेक ले लेते हैं विकास, HCL पे आपका टेक। हालांकि एक बहुत चैलेंजिंग जोन में है ये स्टॉक इस वक्त, बिलो 50 अबव 100 और एक शार्प रिट्रेसमेंट के बाद आपका टेक HCL पे इस वक्त अभी। जी, जैसे कि आपने बोला कि 50 और 100 DMA के एग्जैक्ट बीचों बीच ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट ऊपर में यहाँ पे अभी भी एक रिट्रेस में ये रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है इस काउंटर पे, जहाँ पे 48-40 के आसपास अगर जैसे ही आता है वहाँ पे एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है। हालांकि नीचे में 45-70 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिलेगा, तो एक दायरे में मुझे लगता है अभी भी ये ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। अगर ये दोनों में से कोई एक साइड अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है तो इसमें अपस्टाइड में देखने मिलेगा, नहीं तो मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवाइज मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन क्लोजली 45-70 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इस काउंटर के लिए। अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, जो टूवर्ड्स इसके 100 DMA के आसपास इसको ड्रैग कर सकता है, जो अराउंड 45-20 और 4500 के आसपास नीचे की तरफ आते हुए देखने मिल सकता है। गौरांग, मैं एक फॉलो अप आपसे पूछना चाहूंगी। कंस्ट्रिंग हेल्थ सबसे हॉटेस्ट स्टॉक था पिछले साल की इस रैली में, अभी भी आई थिंक इट ट्रेड्स अराउंड 40-41 टाइम्स इट्स पी। और हाल फिलहाल मैं एक डेटा पढ़ रही थी कि कुछ म्यूचुअल फंड्स अपनी पोजीशन ऑफलोड कर रहे हैं, कुछ FII FPI की तरफ से भी पोजीशंस ऑफलोड की गई हैं। क्या रिटेल निवेशकों को भी अपनी पोजीशन कुछ हल्की करनी चाहिए? क्योंकि जो दो दिक्कतें आपने सामने रखी, एक तो तेजस के लिए जो GE के इंजन आने थे उनमें डिलीवरी डिलेज, और साथ ही वो सुखोई वाला मामला भी, क्या ये थोड़ा सा स्टॉक की तेजी के एनवायरनमेंट को डीरेल नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? एक रिटेल निवेशक जिसके पोर्टफोलियो में है और अच्छा मुनाफा कमाकर बैठा है, क्या एक बार प्रॉफिट बुक करे? तो आपके तर्क के सामने मैं एक तर्क रखना चाहूंगा, वो है इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में पहले खाली HDFC था, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल आए, और उसके बाद अब हाल ही में मेरे ख्याल से आदित्य बिरला ने भी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। और फंड हाउसेस बेचते हैं, कई वजह से बेचते हैं, शायद रिडम्पशन प्रेशर हो या फिर मूल्यांकन को लेकर के उनके फंड मैनेजर को लगता हो कि नहीं अब यहाँ पर मुनाफा समेटना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको हूबहू नकल करनी चाहिए क्या बड़े निवेशक या फिर क्या बड़े संस्थागत निवेशक करते हैं, क्योंकि कभी कभार वो गलती ऐसी होती है कि आपको उसको जो पछतावा होता है या पश्चाताप होता है वो बाद में आपको लगेगा कि नहीं मैंने सही नहीं किया। तो जैसे मैं अभी बता रहा था हर्षिता कि HCL ही नहीं, बाकी अन्य जो सरकारी कंपनियां हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई और कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां, 3 से 5 साल का नजरिया रखे। चले थे ये स्टॉक 100, 200, 300 गुना चले थे पिछले साल 1.5 साल में हर्षदा। तो थोड़े समय के लिए अगर ये मुनाफा वसूली की चपेट में आता है या फिर दायरा बंद कारोबार होता है या फिर कुछ दिक्कतों को लेकर के ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो केवल मात्र छोटी या मध्यम अवधि की परिस्थिति है। लंबी अवधि में मेरे ख्याल से ये सब उभर जाएंगे ऊपर की तरफ। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से चिंता नहीं करनी चाहिए इन स्टॉक्स में। आपको ध्यान में एक बात रखनी चाहिए कि जो भी डिफेंस कंपनियां, चाहे वो BDL हो या फिर दूसरी कंपनियां, इन सब के क्वार्टरली नंबर्स Q1 में थोड़े से वीकर साइड पर थे, उसके सामने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दरअसल हाल का रहा है। और Q1 इनके लिए हिस्टोरिकली एक वीक क्वार्टर रहता है, क्योंकि Q4 आते आते काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन कई चीज़ों पर कंपनी काम करती है। Q1 थोड़ा सा धीमा क्वार्टर रहता है, उसके बाद भी वो ईयर ऑन ईयर नंबर्स अच्छे खासे हैं। अच्छा, इस बीच वेदांत आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंपनी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उन्होंने संज्ञान लिया है। फिलहाल किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, वो आगे देखना होगा कि कितनी डिमांड बाकी राज्यों की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। अभी किसी कारोबार से कोई मटीरियल डिमांड नहीं है, ये फिलहाल वेदांता के स्पोक्सपर्सन की तरफ से एक बयान आया है। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जहां पर आज वैसे भी वो OFS के चलते वेदांता और हिंदुस्तान जिंक रेडार पर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वेदांता अपनी कुछ हिस्सेदारी 2.6% हिंदुस्तान जिंक में
OFS के जरिए ऑफलोड कर रहा है। चलिए बात करते हैं MM फोर्जिंग की। MM फोर्जिंग के पहली तिमाही के नंबर्स थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर भी देखने को मिली है। वो नंबर्स आप प्लीज दिखा दीजिएगा, फिर आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस पैमाने पर परफॉर्मेंस आया है। प्रॉफिट जस का तस 29 का 30 करोड़ पर आया, रेवेन्यू भी 382 करोड़ पर ही आया वर्सेस 370 करोड़, यानी कि सिर्फ 12 करोड़ का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। आप EBITDA और मार्जिन्स देखेंगे तो ये भी फ्लैट रहे हैं। मार्जिन्स हल्के से 100 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विद्या शंकर कृष्णन हमारे साथ है। विद्या शंकर जी, गुड आफ्टरनून। क्या नॉर्मली Q1 थोड़ा सा सुस्त रहता है या फिर ये क्वार्टर थोड़ा सा एक्सेप्शन के तौर पर सुस्त है? This quarter was actually reasonable. CV market was slightly better than what we anticipated, so we were able to show some growth in the first quarter. Are you expecting the environment to get a little better? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं अच्छी डिमांड थी और ये नंबर्स हैं, I'm wondering how things would pan out if the demand slackens. That's the industry expectation. Q2 will be quite a dull period, and that Q3 and Q4 will probably compensate for Q1 and Q2. पर मिस्टर कृष्णन, एक और चीज़ अभी आई थिंक मैं अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में जो एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी नहीं अच्छा कर रहा है, जहां प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक डेफर भी हो रहे थे, वहां पे आने वाले 2 क्वार्टर्स में आप स्थिति क्या देखते हैं? More than the geopolitical considerations, I think the economies of the West are generally, I shouldn't say West or East these days, the G7, G8 countries are headed for a sluggish time ahead. Considering so many macroeconomic factors, they've enjoyed a pretty strong period during which interest rates have been very high. So during this period of high interest rate, that is bound to have an impact on demand, and we expect that Q3, Q4 will be a dull period for exports. Q3, 4. Of course, we do have the geopolitical period for exports as well. Okay. मतलब but still in this dull phase, sir, in ये 2 quarters में आप margins की trajectory क्या देखते हैं? Yeah, we have taken a lot of measures to compress costs, and we are continuing to make those measures. We had earlier also indicated that our EBITDA margins will improve to around 20% by Q3, Q4 of this year. So we are on track for that, and I'm happy to say that this quarter we have taken EBITDA margins on a consolidated basis from 17.7% to about 19.1, 19.4%. मिस्टर कृष्णन, 2 चीजें। एक तो FY25 के लिए जो आपने पहले गाइडेंस दिया था कि आप करीब 1800 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू कमा लेंगे, गिवन दिस एनवायरनमेंट क्या वो अचीव हो पाएगा? दूसरी चीज आपने कहा कि एक्सपोर्ट मार्केट इज लाइकली टू बी डल, लेकिन 38% रेवेन्यूज फिर आपके एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं। Then I'm assuming that this 2000 crore on the top end of the revenue guidance is looking difficult to achieve. Yeah, we had expected something between 1,800 to 2,000 crores a few months back, but considering the macroeconomic conditions, I would say something in the region of 5%, 5 to 7% growth should be possible this year. And in that case, but you're also investing heavily in your forging division. Isn't it too early days, or you're hoping that the market would turn soon? See, investment cycles and business cycles need not necessarily coincide. You take investments for a long term, and you judge whether the organization can withstand a downturn during that period. So based on the longevity and the robustness of the financials, we make investment decisions. And I'm sure you're aware, we are investing in a 16,500 ton press that is the largest in the world. So that's a big decision for us, and we've taken it after a lot of thought and a lot of analysis at our end. This press will come into production by around
June to September of next year, 2025, and is expected to add about 25,000 tons of production per annum to the company's base. Of course, reaching that production will take some time, but that's the capacity addition that is being planned. ओके अच्छा सर, अब आते हैं एग्जैक्टली आपके सेगमेंट्स पे, या फिर वो सेगमेंट्स जो आपके लिए सब्सटेंशियल रेवेन्यू लेके आते हैं. मतलब ऑलमोस्ट 80 to 81% ऑफ रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम OEMs, और लगभग रेस्ट आई थिंक 8% आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से आता है. OEMs में अभी स्थिति क्या चल रही है, वहाँ से ऑर्डर का इन्फ्लो कैसा है? और एक और बात, दैट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कंपनियाँ बहुत डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं, और काफ़ी अगर आप देखें जो इन्वेंट्री खड़ी हो गई है, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है क्या इस वक्त? Yes. See, any business goes through cycles, and so do our customers. But what happens is that we are also increasing our wallet share with customers across these sectors. So there are three main sectors that we play in. One is commercial vehicle, as you said, 81%, and about 8% in pass car, and close to 11% in tractors. So across these three tractors, I would say off-highway. So across these three segments, we see a lot of new product development at MM Forgings, and that is the growth driver in the months and weeks to come. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक सभी पहलुओं पे बात की आपने. यस सर, प्लीज गो अहेड. Though we expect pass car to be a bit moribund in the next few months, we are adding customers and new products in that segment also, and some in the EV market as well. So all that takes some time to mature, but over time we expect our share in the pass car market to go up. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक जो प्रेजेंट क्वार्टर है उसके नंबर्स पे और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर अपनी टिप्पणी की आपने. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स. निफ्टी को देखिए, निफ्टी जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी अप्रॉक्सीमेटली 24,175 के आसपास था. 24,136 क्लोज जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं शायद वो थोड़ा कमज़ोर ही हो, और बैंक निफ्टी भी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में है, बट निफ्टी IT समहाउ अपने गेम्स को बटोरे हुए है, मतलब समेटे हुए है उसी जोन में. गौरांग, अभी आपने MM प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर मैनेजमेंट को सुना भी, और आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे इस वक्त? हालांकि अगले 2 क्वार्टर्स काफ़ी कमज़ोर रहेंगे, और आई थिंक बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैनेजमेंट नज़र नहीं आई. आपका व्यू इस प्राइस पे 565 पे? वेल, तो कारोबार पर टिप्पणी करेंगे क्योंकि कवरेज न होने के कारण विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे. तो मेरे ख्याल से मैं काफी प्रभावित हुआ जो टिप्पणियां इन्होंने अपनी विस्तार योजना और केपेक्स को लेकर के की है, और हमें लग रहा है कि पहले से अगर आप तैयार रहते हैं तो जब मांग बढ़ती है और बाजार में सुधार होता है तो आप सक्षम होते हो उस पर उतरने के लिए और उस मांग को पूरी करने के लिए. अब विशेष रूप में टिप्पणी करेंगे नहीं क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की टिप्पणियां और कामकाज को लेकर के सकारात्मक नजरिया आता है. चलिए, तो ये थी MM फोर्जिंग्स पे गौरांग जी की टिप्पणी. सस्ता ऑप्शन, ये 4 ट्रेड्स आपके लिए आएंगे 4 का चमत्कार में, और सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा, कुछ देर में वो ट्रेड पिक करेंगे. FRS सुपरस्टार राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आएगा. 4 का चमत्कार सुदीप शाह, और मिड कैप फंड गौरांग शाह पिक करेंगे. अच्छा, इस सेगमेंट पे आऊँ, मेरे पास अभी 2 मिनट का वक्त है. 45 पे हम इसे हिट करते हैं. इस इंडेक्स को देखने के बाद एक सेकंड थॉट लूँगा मैं यहाँ पे किसी फंडामेंटल विशेषज्ञ, टेक्निकल विशेषज्ञ से. मानस, इस हफ्ते इंडेक्स पे आपने और आपके क्लाइंट्स ने पैसा बनाया गया, और दूसरी बात क्या है, ये पूरा हफ्ता बिलोंग करता है ऑप्शन राइटर्स को, एंड कंसिडरिंग कल छुट्टी है, अभी आपके जहन में कोई ऑप्शन राइटिंग का विकल्प आ रहा है क्या इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक पे? देखिए, ऑप्शन राइटिंग का मेरे हिसाब से सही स्ट्रेटजी ऑप्शन राइटिंग के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगले हफ्ते हमें काफी वोलेटिलिटी देखने को मिले, और उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अगर ये 24,000 जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे फिसला तो शायद आपको 300 से 400 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है. तो ट्रेड बहुत मुश्किल है, और जो पिछले करीब 5-6 दिन निकले हैं उसमें ट्रेड करना काफी मुश्किल रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी जो गैप अप और गैप डाउन देखने को मिले हैं वो ज्यादा देखने को मिले हैं, और जब भी ऐसा होता है
तो ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये इनफैक्ट इंडेक्स पर एक व्यू हुआ, लेकिन मसगांव डॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। अभी जब हम MM फोर्जिंग के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वो नतीजे अच्छे लगे हैं मार्केट को, क्योंकि ये 4% के गेंस दिखा रहा है काउंटर 5030 के लेवल्स पर आता हुआ, 4.25% का इजाफा। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर देखिएगा, रेवेन्यू का फिगर देखिएगा, सब में दरअसल कंपनी ने अपने आप को बेहतर ही किया है। प्रॉफिट कंपनी का 697 करोड़ पर आया है, नियरली दोगुना होता हुआ, क्योंकि ये 314 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में और वो लगभग 700 करोड़ पर आता हुआ। वहीं आप रेवेन्यू देखिएगा तो इसमें भी एक अच्छा पिकअप है, नियरली 9% का 2357 करोड़ का रेवेन्यू। EBITDA 642 करोड़ का कंपनी ने डिलीवर किया है और मार्जिन्स जो 8% थे वो बढ़कर 27% पर आए हैं। ये ईयर ऑन ईयर चेंज है मसगांव डॉक के लिए। कुछ ही देर पहले हम हाल की बात कर रहे थे और अब मसगांव डॉक के नंबर्स आते हुए अच्छी खासी ऑर्डर बुक पर ये सभी कंपनियां बैठी हैं एंड आई एम ग्लैड। स्पेशली BDL के नंबर्स देखकर मुझे थोड़ी सा संकोच हो रहा था कि क्या इन बाकी कंपनियों की तरफ से भी प्रदर्शन खराब रहेगा, वैसा नहीं हुआ है। एक टेक चेक वेरी क्विकली अमित सेठ अगर आप दे सके मसगांव डॉक पर, क्योंकि स्टॉक में जोरदार मूव आया है। अब क्या आपको लग रहा है ये फिर से अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ सकता है, जो इनफैक्ट 5860 पर था और वहां से डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है? जी मैम, अगर मसगांव डॉक का स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली एक पुल बैक में रहा है। आपने सही कहा, स्टॉक 46-4700 तक आया था और अब कंसोलिडेशन से थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिजल्ट्स अभी जस्ट आए हैं तो थोड़ा सा इसमें वेट करूंगा 1 से 2 दिन का। बट अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली बना के रखें, स्टॉप लॉस रखें 4800 का। 4750 4800 एक स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4750 और 1 से 2 दिन इसको थोड़ा वॉच करेंगे। ओके, तो 1 से 2 दिन आप रुक जाएं, लेकिन 4750 वो बेसलाइन रहेगी, उसके ऊपर जितना दिन टिका रहा उतना बेहतर है। स्टॉक नतीजे अच्छे हैं, 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब आते हैं मैं खिलाड़ी नंबर 1 बोलने वाली थी, क्योंकि देखिए सुबह से दिमाग वो फ्राइडे वाले मूड में आ चुका है, लेकिन आज सिर्फ वेंसडे है। अब लेंगे हम 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन के लिए मानस बताइए आपका ट्रेड। मानस जी, तो देखिए जो सस्ता ऑप्शन है वो मेटल स्पेस में ही रहेगा। मैंने पहले NMDC की बात की, अब आप नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम में के पुट में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है, फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो नेशनल एल्यूमिनियम का 165 का पुट ऑप्शन जो ₹5.40 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस ₹3.30 ₹3.30 के रहेंगे, लेकिन टारगेट आप ₹10 तक के सेट कर सकते हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम का 165 का पुट ऑप्शन खरीदना है। एसेट वाला पुट ऑप्शन लेकर चलें नैल्को का, और ये है फिलहाल ₹5.40 पर और यहाँ पर साइजेबल रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। ये मानस की पिक है। राजेश जी बताइए आपका FNO सुपरस्टार। अच्छा जी, देखिए मेरी नजर है डिवीज लैब पे। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन हुआ है, ये थोड़ा और करेक्ट होगा। अगर आप डेटा भी देखिए FNO का, तो शॉर्ट बिल्टअप है, ओपन इंटरेस्ट में गेन हुआ है लगभग 11% एंड प्राइस इज डाउन बाय 4%। तो ह्यूज शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है यहाँ पे इस लेवल पे। तो इट्स अ सेल इन डिवीज लैब। स्टॉप लॉस होगा 4700 का, 4700 का स्टॉप लॉस रखे। और इसका देखिए पहला टारगेट आएगा करीबन 4570 का, 4570 एंड पोजिशनली 4500। मुझे लगता है यहाँ पे एक वीकनेस बढ़ेगी, वो है डिवीज लैब। ओके, डिवीज लैब में राजेश जी ट्रेड क्या है आपका? 4662 पे। देखिए 4662 पे है शॉर्ट कॉल, मेरा स्टॉप लॉस। या दिस इज द शॉर्ट कॉल, यस। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज चेंज कीजिए सर। आई थिंक इट्स अ शॉर्ट कॉल, यहाँ पे सेल करना है आपको इसको। डिवीज लैब यस, टारगेट करीब 4570 का है, 4500 का लक्ष्य है। और माना कि थोड़ी सी अगर आप देखें बाजार में अनसर्टेनिटी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इट्स शॉर्ट कॉल। अच्छा, अब चलते हैं, काम करते हैं सुदीप जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। सुदीप जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज?
वीरू जी, मुझे लग रहा है कि मिड कैप ऑटो एनसीआरटी में अभी भी थोड़ा थोड़ा अच्छा मोमेंटम है काफी स्टॉक पे। जैसे यूनो मिंडा मेरे नजर में आ रहा है, वो अभी 1096 1098 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 5-6 सेशन से हमने यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन तो देखा ही था, बट प्रायर पिछले काफी महीनों का ये अपट्रेंड था। उसके बाद स्टॉक ने अपनी पूरी रैली का 38% रिट्रेस करके अब फिर से मोमेंटम रिगेन किया है ऊपर की तरफ। 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ जो स्विंग हाई है 1075-80 का जुलाई का, उसके ऊपर अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1070 के स्टॉप लॉस के साथ 1140 1160 के टारगेट के लिए यूनो मिंडा खरीदा जा सकता है। यूनो मिंडा 1097 पे आपका बाय ट्रेड है। अब चलते हैं आज की मिड के फंडा कॉल के लिए गौरांग जी के पास। गौरांग, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, पेट्रोनेट एलएनजी को चुना है और तर्क और विचारधारा ये कि जिस प्रकार से धीरे धीरे करके क्लीन और ग्रीन एनर्जी की मांग बढ़ रही है, कुछ दिक्कतें थी इस कंपनी की दक्षिण भारत में जहां पर इनकी स्टोरेज फैसिलिटीज में बॉटलनेक्स थे, लेकिन सक्षम रूप से उसका निवारण किया गया है और अनुमान यह है कि खपत बढ़ेगी तो जाहिर है आपके जो आय है वो बढ़ेगी और शुद्ध मुनाफा पर असर पड़ेगा सकारात्मक। तो लंबी अवधि के लिए करीबन 400 रुपए तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं पेट्रोनेट एलएनजी, बट काफी साधारण लक्ष्यांक है और हमें लग रहा है कि नतीजे अच्छे आए तो इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, 4 ट्रेड्स पिक किए गए यहाँ पे और इस 4 के चौका की श्रृंखला को हमने शुरुआत किया था आज। पहला ट्रेड आया था यहाँ पे सस्ता ऑप्शन माना जी के सौजन्य से आया था वो ट्रेड, और यहाँ पे नाल्को की आपको कॉल खरीदनी है अगस्त की, माफ़ कीजिएगा पुट, फॉर ए टारगेट ऑफ 10, करीब करीब 575 पे ट्रेड करती हुई 5.75 पे बोल दिया डायरेक्टर साहब मैंने पुट यहाँ पे। और राजेश सतपुते जी ने जो ट्रेड पिक किया वो था वेन्यू सुपरस्टार, वो है दिवीज लैब फ्यूचर्स को सेल करना है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 4570, 45 का लक्ष्य यहाँ पे। सुदीप शाह ने आज 4 के चमत्कार में पिक किया है यूनो मिंडा को फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1140, 1160, 1070 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा गौरांग जी ने अभी पेट्रोनेट को पिक किया। हर्षदा और मैं और इनफैक्ट बहुत सारे विशेषज्ञ आज छुट्टी के मूड में होंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा छुट्टी के मूड में आज निफ्टी बैंक है। हर्षदा, मैं बता रहा हूँ 9:30 पे भी ये यही था, 2 बजे भी यही था और 2:30 के बाद अब 3 बजने वाले यहीं पे था। क्या हो रहा है ये है? कुछ नहीं वीरू, चक्कर काट रहा है ये भी और उसी लेवल के। यार वाकई मतलब आज ट्रेड स्पॉटिंग तो छोड़िए जनाब, बट टाइम नहीं कट रहा। आई मीन करे क्या बात है। आई थिंक सिर्फ अगर आप इस बाज़ार में कुछ देखें जो चीज़ चल रही है वो है निफ्टी आईटी। हाँ, निफ्टी आईटी से चल रहा है और निफ्टी आईटी अब बात करते करते करीब 650 अंक ऊपर हो गया है। दैट मीन्स वो जो 39,852 के क्लोज वाली 2 अगस्त की कैंडल थी, अब टेक्निकली हम उसमें एंटर कर चुके हैं। तो सिर्फ इस बाज़ार में अगर कुछ अच्छा है और जो निफ्टी की डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर रहा है एज ऑफ नाउ वो है निफ्टी आईटी। अच्छा, एक बार लेके आइए आप एक आईटी स्टॉक और स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़। यहाँ पर टेक महिंद्रा को 1% ऊपर है, अभी भी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। राजेश इस पे बात करते हैं, राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, जिस आईटी के स्विंग की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें हमेशा ये होता है कि टेक महिंद्रा बाद में पार्टिसिपेट करता है, थोड़ा डिलेड पार्टिसिपेशन आता है। आपका टेक महिंद्रा पे क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बट एट द सेम टाइम ये टेक महिंद्रा अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर बैठा है जो है इसका 15 और 20 दिन का मूविंग एवरेज। इस पे एट द सेम टाइम इस पे क्रॉसओवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक इस लेवल को यानी 1500 के लेवल को तोड़ता नहीं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 1530 का एक रेजिस्टेंस है जो आज इसने हिट करके वो कूल ऑफ हुआ। मुझे लगता है वीरेंद्र जी, फ्राइडे 1530 के ऊपर अगर ये चलता है मॉर्निंग में तो यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए 1560 1570 तक। तो अगर आज भी किसी ने पोजीशन रखी है तो कोई बात नहीं, आप लेके जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1495। तो टेक महिंद्रा में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अच्छा, एक बार स्क्रीन पर मैं अपोलो हॉस्पिटल आपके लाना चाहूंगी, क्योंकि कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी अपोलो टॉप गेनर्स में था, लेकिन जैसे जैसे आप देखिएगा हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, अपोलो ने अपने सारे गेन्स गवा दिए हैं। जी हाँ, अब वो स्टॉक इनफैक्ट करेक्शन जोन में आता हुआ नेगेटिव टेरिटरी में डे लो के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। 6487 हालांकि ये डे लो था, 6560 तक आया है, एक नॉक इसने गहरा लिया
और मुझे ऐसी कोई वजह दिख नहीं रही है कितने कुछ क्रैक्स आने चाहिए। गौरांग, आपने कुछ सुना क्या कि ये अचानक सारे गेन्स अपने इसने गवा दिए हैं? लगभग 2% का कूल ऑफ आया है। नहीं हर्षिता, हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत घबराहट है बाजार में, उसकी वजह से ही मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली की चपेट में आया है। ऐसा कोई नजर नहीं आया, ना ही कुछ सुनने में आया है। वैसे नंबर्स अच्छे थे, इंटरनल्स भी अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद जो स्टॉक दबाव में आता हुआ। अच्छा, इस बीच हिंदुस्तान जिंक का अपडेट ये आ रहा है कि 20 अगस्त को दूसरा इंटरिम डिविडेंड पर विचार होगा। ध्यान रखिएगा, अगर हिंदुस्तान जिंक इंटरिम डिविडेंड देता है उसका सबसे ज्यादा फायदा वेदांता को मिलता है, क्योंकि वो नियरली 64.9% तक की हिस्सेदारी होल्ड करता है। उसमें से कुछ हिस्सा वो बेचने वाले हैं। गौरांग, इस कॉन्टेक्स्ट में वेदांता पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि वेदांता क्लियरली पिछले कुछ महीनों से फंड रेज कर रहा है, अपना डेट कम करना चाहता है और पूंजी की जरूरत है। हिंदुस्तान जिंक में 2.5% हिस्सा बेचेंगे। ये डिविडेंड घोषित करेगा हिंदुस्तान जिंक, उन्हीं के हाथ में पैसा लगता हुआ दिखाई देगा। वेदांत पर व्यू क्या होगा? हम ये मानते हैं कि वेदांता अब एक बहुत ही सक्षम रूप से डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी बन गई है। केन इंडिया का भी विलय इसके साथ हो चुका है, और काफी कुछ खबरें कुछ विभाजन को लेकर के भी सामने आई है। लेकिन जो दिक्कत है, अभी अब कुछ समय पहले बातें कर रहे थे जहां तक स्टेट लेवल लेवी का सवाल है, तो उसका एक असर थोड़ा बहुत छोटी मध्यम अवधि में दिख सकता है, लेकिन लंबी अवधि का अगर आपका निवेश है वेदांता में, तो मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए। ओके, हिंदुस्तान जिंक वेदांता पे आपका टेक। मैं एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स पे अभी जब हर्षिता बात करी थी ना हिंदुस्तान जिंक पे, तो मैं ऑप्शंस के स्टैट दिखा था निफ्टी के नेक्स्ट वीक के भी स्टैट्स में कोई क्लैरिटी नहीं है, और अभी 24,000 के नीचे का या फिर एटलीस्ट 24,300-350 के ऊपर का सेंस नहीं मिल रहा है। मैं कुछ देर में डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप निफ्टी के 3 कॉल्स और पुट्स रखिएगा। नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 24,200 की, 300 की, 400 की कॉल रखिएगा, और नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 24,200, 24,100, 24,000 के पुट ऑप्शन। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की CMP की 3 ऊपर, CMP की 3 नीचे रखिएगा। लेके आइए स्क्रीन पे निफ्टी की क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार देखने की कोशिश करते हैं, सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज सुबह से लेकर अब तक ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप, उसकी रैली, उसके स्ट्रेच में रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसको अपडेट होने में, स्टैट्स हैं वो वाई खींचने में वक्त लगता है, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक और ले आइए स्क्रीन पे, SBI लाइफ लेके आइएगा। SBI लाइफ, इवन आप सिमेंस को लेके आइए। इनफैक्ट आई थिंक अगर मैं अगले हफ्ते के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो सिमेंस की प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी लग रही है। सिमेंस को देखिएगा एक बार आप सुदीप से। फाइनली इस पूरे हफ्ते लास्ट 2 वीक्स में इसने एक रेस्ट लिया 100 EMA के आसपास, सेम केस था 24 जुलाई के आसपास भी, और फाइनली क्लोज, बहुत शार्प क्लोज नहीं है बट स्टिल इट्स अ क्लोज अबव ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कैसे रीड कर रहे हैं सिमेंस को? पॉसिबली ये अगले हफ्ते का एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है क्या? जी गुरु जी, बिल्कुल, बिकॉज एक बड़े अप्रूव के बाद हमने देखा था सीमेंस में एक करेक्शन आया था 8,000 से तकरीबन 6,500 पर। वो करेक्शन 3 दिन में आया था, और उसके बाद हम पिछले 20-25 सेशन से देख रहे हैं कि स्टॉक यही रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 6600, 6900 के आसपास। 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है उससे सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बड़े अप्रूव के बाद ये जो कंसोलिडेशन के बाद एक प्रिपरेशन तो हो रही है ये स्टॉक में ऊपर की तरफ जाने में, और जब तक ये 6900 का लेवल होल्ड करता है तब तक यहाँ पे एक मौका मुझे लगता है कि 7200, 7300 के आसपास भी स्टॉक एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो ये श्योरली ये शुक्रवार और अगले सप्ताह के लिए ये एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड सेटअप साबित हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये थी बात सिमेंस की। 7024 पे क्लोज अच्छा आता हुआ यहाँ पे। अभी काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे उम्मीद करते हैं निफ्टी में कम से कम एटलीस्ट थोड़ा मूव तो आए 25, 30, 50 पॉइंट का, और नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम चर्चा करेंगे लौटने के बाद आज के बिग मार्केट वाइसेस की कड़ी में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं तुरंत इस बातचीत में। निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा एक डाउन पुश आया है, करीब करीब 24,131 और 7 अंक नीचे, बट निफ्टी बैंक 49,700 के स्तर पे
ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। इस बीच हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की घड़ी में आज देवेंद्र चौकसी जुड़ चुके हैं। अब देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और इंटरेस्टिंग रहा आई थिंक वो जो वीकेंड पे सैटरडे नाइट का जो डेवलपमेंट था, जो संडे और इनफैक्ट मंडे बाजार पे एक स्टेबिलिटी आने की कोशिश करी, बट क्लियरली आई थिंक दैट इशू, वो उस इशू ने एक ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बीच में एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया है। कल भी ऐसा रहा, आज भी आई थिंक ये एक्सपायरी थोड़ा सा हमको बचा रही है, अदरवाइज सेंटिमेंट लो ही लग रहे हैं। देवेंद्र जी, ये नॉर्मलिटी जो है वो कब तक आएगी, और आपको लगता है कि अभी इस इशू को लेकर बाजार थोड़ा सा टाइम स्पेंड इस रेंज में करे? आपका व्यू? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। आई थिंक एक तो सबसे पहले ट्रंकेटेड वीक है, सो सर्टनली आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू बी सीइंग इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, स्टॉक पार्टिसिपेशन। दूसरी तरफ हम बाजार के अंदर देख रहे हैं कि आई थिंक सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन की प्रक्रिया अभी चालू है, बिकॉज ज्यादातर कंपनी के जिसके नतीजे आ चुके हैं उनके अंदर डेफिनेटली आई थिंक द प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रोक रोटेशन ऑफ मनी इज नाउ ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। तीसरी चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये साल के अंदर अभी हाई बेस इफेक्ट रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई है। गए साल के अंदर एक ऐसी परिस्थिति थी कि जिसके अंदर लोअर बेस के ऊपर हायर ग्रोथ दिख रहा था। आज की तारीख के अंदर हायर बेस के ऊपर जो ग्रोथ दिख रहा है वो मॉडरेट ग्रोथ दिख रहा है। सो ऑब्वियस है कि जो वैल्यूएशंस कंपनी के जो दाम है कंपनियों के, वो दाम शायद थोड़े बहुत करेक्ट होने जरूरी बनते हैं, बिकॉज आई थिंक ऑन लास्ट ईयर इट वाज अ हायर कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ। इस साल के अंदर ग्रोथ assumption itself is I think taper it down। सो मेरा ऐसा मानना है कि टू ए ग्रेटर एक्शन बिकॉज ऑफ दिस रीजन मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना संभावित है। और जो स्टॉक के अंदर हाई पी है, जहाँ पे हाई वैल्यूएशन है, वो सबसे पहले आई थिंक सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन के दायरे में अंदर एंटर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक करंट मंथ इज लाइकली टू गो लाइक दिस ओनली, क्योंकि काफी हद तक आई थिंक पोर्टफोलियो चर्निंग का प्रोसेस चालू है, इंक्लूडिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड ऑल्सो। जहां तक जो इंडेक्स स्टॉक का सवाल है, फ्रंटलाइन स्टॉक का सवाल है, वो स्टॉक के अंदर मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, बिकॉज आई थिंक दोज कंपनीज आर रिलेटिवली नॉट प्रीमियम प्राइस्ड। आई थिंक दे आर बेसिकली आई थिंक प्राइस बेटर देन आई थिंक दी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि बड़ी कंपनियां हैं जिसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, तो वहां पे शायद बाइंग रिटर्न हो सकता है इन अ क्विक सक्सेशन। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये करेक्शन इन द प्राइस या फॉल इन द प्राइस मे बी ड्यू टू द MSCI काइंड ऑफ इंडेक्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये करेक्शन इन द प्राइस फॉर द लार्ज कैप कंपनीज, पर्टिकुलरली जो निफ्टी 50 के अंदर है, उनके लिए आई थिंक शायद एक करेक्शन इन द प्राइस वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। अच्छा देवेंद्र जी, जो एक दो स्पेस ऐसे थे जिनको हम काफ़ी हाई पी पर एंटरटेन करते थे, रियल स्टेट एंसिलरी में, इस बार उनमें कूलिंग ऑफ बहुत अच्छी हुई है, और मेरे ख्याल से ऐसी कूलिंग ऑफ फर्स्ट या सेकेंड टाइम इनके एंटायर करियर में हो रही है। लुक एट एस्टेल इन 2 सेशंस 3 सेशंस, और इनफैक्ट एंटायर वीक बहुत शेडिंग हुई है यहाँ पर देवेंद्र जी। सेम इज़ द केस विद पॉलीकैप। नंबर्स अच्छे नहीं थे, मार्जिन्स पे प्रेशर था, क्लियरली विजिबल था, वॉल्यूम्स थोड़े से कम हुए थे। आपका टेक इस वक्त पॉलीकैप पे, एस्ट्रल पे, और स्पेशली दिस रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस? आप जो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस की हम जो बात कर रहे हैं, एंसिलरी कंपनीज टू अटैच टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट, उनके अंदर मैं कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं देख रहा हूँ। सबसे पहली बात, आई थिंक द नेम्स व्हिच यू मेंशन दे आर एक्चुअली गुड कंपनीज। हाउएवर, जैसे पहले भी हम लोग ने पास में बात की कि गुड कंपनीज बट एट अ प्रीमियम प्राइस, ये प्रीमियम प्राइस की जो इम्पैक्ट है वो करेक्शन होने जरूरी बनती है, बिकॉज दोज इन्वेस्टर्स स्ट्रोक ट्रेडर्स जिन्होंने कंपनी के अंदर बेस्ड ऑन द नैरेटिव जिन्होंने स्टॉक बाई किए, जिन्होंने कंपनी के फंडामेंटल को ध्यान में नहीं रखा है और खाली नैरेटिव के अंदर स्टॉक बाई किए, वहां पे उनको शायद थोड़ी तकलीफ आ सकती है, बिकॉज आई थिंक दे विल फाइंड देमसेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टॉक प्राइस। मैं मानता हूं कि अगर पॉलीकैब और अस्ट्रल जैसी कंपनी के अंदर प्राइस करेक्शन आता है, इट वुड बी एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये प्राइस करेक्शन बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी रिमेन्स एब्सोल्युटली इंटैक्ट। Correction in the price would bring good amount of investors into the company once again afresh, and that is where I think I would like to put my money behind it. एक अच्छा correction के बाद I think again these companies could be probably relooked at from the investment point of view.
वीरू मेंशन कर रहे थे देवेन कि कुछ ऐसी कंपनियां जिसके हाई पीस को हमने काफ़ी एंटरटेन किया है, उसमें रियल एस्टेट की तो बात आप कर ही रहे हैं, लेकिन डिफेंस कंपनियां भी शामिल होती हैं और आपकी रेलवे कंपनियां भी शामिल होती हैं। कंसिडरिंग कुछ स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है, आपका रुझान क्या रहेगा? क्या कुछ और करेक्ट होती हुई दिखाई दे सकता है ये पॉकेट, स्पेशली ऑन द डिफेंस साइड? क्योंकि रिजल्ट्स हैज बीन लार्जली अ मिक्स्ड बैग। कुछ देर पहले हमने मस्गांव के नंबर्स देखे, अच्छे थे, हेल का परफॉर्मेंस ओके था, लेकिन पिछले हफ्ते बीडीएल ने बहुत निराश किया, गार्डन रीच वाज ओके, नथिंग ग्रेट टू राइट होम अबाउट। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हर्षदा, एक्चुअली स्पीकिंग आई थिंक यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो अभी करंट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर अ बंच ऑफ इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स स्ट्रोक ट्रेडर्स जो आई थिंक मार्केट के मोमेंटम के साथ में जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट हियर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये कंपनी के जो दाम बढ़े हैं, जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, रेलवेज की बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, कंपनीज विच आर कनेक्टेड विद बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट उसकी बात कर रहे हैं। ये जो बिजनेस के अंदर हम लोग आगे का प्रक्रिया देख रहे हैं, उसके अंदर ये कंपनी के बिजनेस को कोई हिसाब से मैं नेगेटिव नहीं गिनता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिजनेस विजिबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल। ओनली क्वेश्चन जो हमने पास में भी बहुत टाइम डिस्कस किया है इज ऑन वैल्यूएशन। अगर आप कोई अच्छी कंपनी को बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन दोगे तो डेफिनेटली आई थिंक उसके ऊपर आपका ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, एंड ग्रोथ कैन नॉट हैपन बिकॉज मार्केट इज गिवन अ प्रीमियम वैल्यूएशन। एक 11-11.5% का सपोज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आता है, रियल एस्टेट करीबन 15% से 17% के बीच में बढ़ता है। अगर उसके साथ में जो जुड़ी कंपनियां हैं वो शायद सपोज 20% से बढ़ती है, अगर आप वो कंपनी को 60 का पी दोगे तो दैट मीन्स योर assumption is that this company is going to double the money in less than 1.5 year time, which is not the reality. ये 3 साल में होने वाला है पैसा डबल, प्रॉफिट का बेस 3 साल में बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ 20% ग्रोथ काइंड ऑफ। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये करेक्शन बहुत इंपरेटिव है, जरूरी है हेल्दी मार्केट के लिए। मे बी जो इम्पेशेंट लोग हैं वो मार्केट में से अपना माल छोड़ देंगे, एंड जो पेशेंट इन्वेस्टर है उसके वहाँ आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी बनेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आई थिंक वन शुड वेलकम दिस काइंड ऑफ अ प्राइस करेक्शन इन द मार्केट। इस बीच अनुज को एक काम था वैसे काम के अनुज कहते हैं। अनुज आप जल्दी आ गए। नहीं वीरू, असल में क्या है, मेरे को मैं सोचे कहाँ छोड़ गए होंगे। मुझे फीलिंग आ रही थी कि इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा वो काम निपटाने का, और मैं वो निपटा के आ गया। और जहाँ पर मैं छोड़ के गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी को, वहाँ से आपने और हर्षदा ने इसको एक पॉइंट भी नहीं वहीं का वहीं पर निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा आज एकदम टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन है। चलिए एक काम करते हैं। देवेन गुड आफ्टरनून। देवेन एक चीज़ जो आपसे पूछनी है मुझे, HDFC बैंक अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि फाइनली वो MSCI वाला फैक्टर भी आ गया। अब क्या ये स्टॉक यहाँ से अपनी अंडर परफॉर्मेंस खत्म करेगा या अभी भी अंडर परफॉर्मर ही रहेगा? आपका क्या व्यू है? Yeah, Anuj, I think good question. Based on my understanding on the subject, जब भी कोई कंपनी MSCI जैसे इंडेक्स में से एक्सक्लूड होती है तो उसके अंदर से कौन बाहर पहले निकलता है? जो ट्रेडेड फंड है वो सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज उनका काम ही है आई थिंक टू गेट आई थिंक द ट्रेडिंग पोजीशन टू द मार्केट, तो निकल जाते हैं। एंड आई थिंक हु एंटर्स इनटू दिस पर्टिकुलर काउंटर? द इन्वेस्टर्स एंटर्स इनटू द काउंटर। इन माय व्यू पॉइंट, बीइंग अदर फंडामेंटल्स रिमेन सेम, उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। Prospects for banking sector as a whole, I think, remains absolutely convincing to me. Save and accept, I think, the situation of cost of deposit in the given period, but वो भी लंबा टाइम के लिए नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think overall opportunity banking क्षेत्र के अंदर अच्छी है। And if you cannot buy banks like SBI and HDFC Bank in current times, probably I think when the market starts trading at premium, जब भी मार्केट को प्रीमियम में ट्रेड करना शुरू करेगा तभी ये कंपनियां एक्सपेंसिव बनेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिकॉज देयर फंडामेंटल स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग, आई वुड प्रोबेबली गो फॉर इट। मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस करेक्शन आता है, दैट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर इन काउंटर्स लाइक HDFC बैंक, इन काउंटर लाइक SBI, फॉर दैट मैटर ICICI, बजाज फाइनेंस। These are some of the names I think which have proven business model. तो उसके अंदर I think मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं दिखती है। On the contrary, I think price correction is a big opportunity for investors. ओके, केमिकल स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आई आरती इंडस्ट्रीज की उस कॉन कॉल के बाद। देवेन आपने कैसे रीड किया इसको, और क्या आप यहाँ पर कोई स्टॉक बाय करेंगे?
सो जो केमिकल कंपनीज के नतीजे भी अनुज आए हैं उसके अंदर थोड़ा मिक्स है. I think in some of the companies' cases, I think the pipeline inventory is cleared. And as a result of which, I think they don't have the overhang of high cost of material in their pipeline. Because of which, I think ये अगले समय के अंदर उनको अभी profit margin protect वैसे दिख रहा है. At the same time, I think demand scenario remains by and large very robust, I think, for most of the companies. In fact, every single company is basically talking about, I think, better times going forward for them. So मैं ऐसा समझता हूँ कि selectively, I think some companies will remain good. Within our selection criteria, I think we have found few companies interestingly positioned, and one among them is PI Industries. हमें ऐसा लग रहा है कि I think this particular company के अंदर आगे आने के समय के साथ में एक अच्छी opportunity बनती है because of their business model per se itself, and at the same time I think their customers are now picking up the material which is giving them the better amount of runway for the purpose of I think seeing the growth. So I guess I think this is a company which one can look at. Similarly, there are other companies in the chemical segment particularly. Maybe I think though it is not directly connected to the specialty chemical, but still I think in pharma segment with API business, DVs could become I think one of the better choice for investors. Rest of the other smaller companies, they are still vulnerable. We also looked at likes of SRF, I think promising, but at the same time I think the commoditized margin के कारण शायद इतना ग्रोथ इमीडिएटली नहीं देखने मिले ऐसा हमें लग रहा है, बट फिर भी आई थिंक दिस कंपनी लुक्स इवन लिटिल बिट मोर प्रॉमिसिंग देन व्हाट इट वाज बिफोर इन लास्ट 2 क्वार्टर्स. सो मे बी सिलेक्टिव कंपनीज का ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना. देवेन, कोई विचार आपके रिसेंट लिस्टिंग्स पर? कल हमने 2 धमाके देखे, यूनिकॉमर्स और ऑफ कोर्स ब्रेन बीज. उससे पहले ओला इलेक्ट्रिक, और ओला इलेक्ट्रिक में हम सब जानते हैं लिस्टिंग के बाद बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है, भले एक बहुत ही शांत लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी. कुछ पिक किया है इन तीनों में? So Harshada, I think each of the companies have a unique business model to talk about, and certainly I think they are the ones. I think that is why one of the reason for which कि जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर वो ये नए आइडियाज को चेस कर रही है. आज की तारीख में कोई भी नए फंड के अंदर इंक्लूजन लाना है कोई भी स्टॉक का, they definitely want I think a different kind of a space. They don't want to see the same kind of a space in which they want to increase the exposure. So to a greater extent, I think likes of Ola, likes of Unicommerce, likes of Sky, I guess I think these kind of companies, they remain relatively a different kind of a business model, which is why उनका पोर्टफोलियो के अंदर समावेश हो रहा है. अगर ये कंपनी के अंदर इमीडिएटली प्रॉफिट आने की कैसे संभावना बनती है, one can't even argue for it at this point of time. Maybe couple of quarters after, it will be more meaningful discussion after we understand from management all of these issues. But overall, I think for the sake of creating exposure, I think money is going into these companies. चलिए देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स में अपना व्यू शेयर किया आपने. बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ पर ट्रेड्स पिक कर लेते हैं. फ्राइडे मॉर्निंग के लिए पैनल क्या ट्रेड्स कैरी करना चाहता है उससे बात करते हैं. प्रकाश से बताइए क्या कैरी करेंगे आप फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन. विकल्प तो बहुत कम है, तो इसलिए मैं रिपीट करूंगा HCL टेक जो सुबह चार्ट के चमत्कार में दिया था. टारगेट था 1640, उस समय आप 1650 कर दिया, स्टॉप लॉस बढ़ा दिया 20 रुपए, तो 1620 का स्टॉप लगाकर 1650 के लिए HCL टेक. HCL टेक्नोलॉजीज को आप कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए. मानस आपका ट्रेड? वीरेन जी, ऑरो फार्मा में खरीदारी करके जाएंगे. ऑरो फार्मा का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, आज फिर से लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो ऑरो फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे. 1499 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1560 1560 के टारगेट सेट करेंगे. ये फिलहाल ऑरो फार्मा पर एक व्यू आता हुआ. राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? श्रद्धा जी देखिए, मैं सीमेंस को लेके जाऊंगा. मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है जिसका टारगेट है करीबन 7220 का, तो बाय करेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 7220. हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा करीबन 7000 का ही रखेगा. 7000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे सीमेंस. सीमेंस लॉन्ग करेंगे. अमित सेठ, आप क्या कैरी करेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट? जी अनु जी, मेरे नज़र में भी सीमेंस था, बट दैट हैज बीन कवर्ड, तो मैं टेक महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा. टेक महिंद्रा 1524 पे ट्रेड कर रहा है. क्लोजिंग में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है और ये भी अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ऑलमोस्ट आ गया है, तो इसे बाय करें. 1510 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1550 के. ओके, चलिए टेक महिंद्रा.
अब देखिए ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे और मानना पड़ेगा जनाब इंडेक्स को आज सुबह से रत्ती भर हिलने को राजी नहीं है। अनुज जहाँ 9:30 पे हमने देखा था 10:30 पे छोड़ के गए, बिल्कुल 3:15 पे भी वहीं पे, 2 बजे भी वहीं पे था। इंडेक्स पे अप्रोच क्या रखे, इसमें कुछ ले आना बनता है? कोई सेंस ही नहीं लेके जाने की वीरू। वैसे बहुत रेयर होता है कि जो मार्केट 9:15 से 10:30 की एक रेंज बनाई उसे भी ना क्रॉस कर पाए पूरे दिन में। बहुत कम होता है, मतलब जितना दिन बीत गया 9:15 से 9:30 की रेंज ना निफ्टी में टूटी ना बैंक निफ्टी में टूटी। ये कैरी करने वाली मार्केट नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होगा मार्केट में, क्यों कैरी करेंगे आप? कोई डायरेक्शनल कॉल तो है नहीं आपके पास। फ्लैट ही खुलना है तो फिर क्यों बेकार में एक छुट्टी का रिस्क लेना है? एक छुट्टी भी आ रही है। मैक्सिमम क्या होगा 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आपके डायरेक्शन में खुल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरी तरफ अगर कोई गैप डाउन या गैप अप हो गया आपके अगेंस्ट चला गया तो क्या करोगे? तो इसके लिए ट्रेडर कैरी मत करिए। प्लस कैरी करने में तकलीफ क्या होगी, आप असली ट्रेड मिस कर जाएंगे जो फ्राइडे को वाकई में, सपोज करिए आप लॉन्ग लेके चले गए और फ्राइडे को ट्रेड बनना और शॉर्ट बना तो आपको बायस थोड़ा लॉन्ग का ही होगा। तो इसके लिए कैरी मत करिए इस मार्केट में। डे ट्रेडर का मार्केट है। लेकिन एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, बैंक निफ्टी बहुत वीक लग रहा है और निफ्टी आईटी बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो वो सिचुएशन अब पूरी रिवर्स हो गई है पिछले हफ्ते वाली। तो अगर आपको कुछ कैरी करना भी है तो आईटी में कैरी कर। बैंक निफ्टी में एक केस जो बनना था वो आज ही बनना था कंसिडरिंग एक्सपायरी, वो भी नहीं बना। बस बिल्कुल। और बैंक निफ्टी में मुझे डर लग रहा है कि कुछ तैयारी हो रही है लास्ट वीक का लो तोड़ने की। अगर वो हुआ तो बैंक निफ्टी में फिर सीधा 49,000 के रास्ता खुल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी आईटी भले कितना भी चले वो निफ्टी को बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कॉम्पनसेट कर पाएगा, निफ्टी बैंक के लॉसेस। 24 का रिस्क। एग्जैक्टली। तो इसके लिए कुछ टाइम के लिए आप आईटी फार्मा के साथ रहें, बैंक निफ्टी को तो टोटली अवॉइड करें और निफ्टी को भी डे ट्रेडिंग अप्रोच से ही इस मार्केट को संभालें, वो ठीक रहेगा। बिल्कुल। चलिए तो ये हो गई इंडेक्स से बात। एक बार जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा, डेरिवेटिव्स में कैसी रही। इंडेक्स पे हमें कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है फ्राइडे मॉर्निंग के लिए, और कितना रेंज बाउंड रहे हम इस सेशन में, या आप आज के निफ्टी के इंट्राडे प्राइस बिहेवियर को देख के इसका पता लगा सकते हैं। अब एक बार लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स अपने स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज के स्टैट्स क्या कहते हैं एक बार उसको देखते हैं। और आ रहा है, आज थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे आएगा लॉन्ग शॉर्ट का आंकड़ा। ये रहा 10 लॉन्ग मात्र, 41 में शॉर्ट कवरिंग, 43 में शॉर्ट और 87 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी आज दूसरे दिन ऐसा एक बार फिर से रहा जब इंडेक्स मतलब बाज़ार में लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छा समझा। याद रखिएगा ये कोई हम एक्सपायरी के एज पे नहीं है, क्लोजिंग के आसपास नहीं है, अभी हम हार्डली मिड में हैं। बाकी लॉरस लैब, इन्फो एज, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बीपीसीएल, ये सभी काउंटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे आज, इनमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हुए। दूसरी स्लाइड आएगी आपके पास शॉर्ट कवरिंग की, जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी उसमें एबीबी, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जेएसपीएल, चोला, एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। और थर्ड स्लाइड में जहाँ पर स्टॉक्स का जिक्र होगा शॉर्ट बिल्डअप वाले, वो था पिरामिड एंटरप्राइजेस, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, दीवीज लैब और कोल इंडिया, यहाँ पे आज थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्डअप था। और आखिरी में देखते हैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा विजिबल थी मार्केट में, वो थी लॉन्ग अनवाइंडिंग। आरती इंडस्ट्रीज़ में वो क्रम प्रॉफिट टेकिंग का जारी है, आज भी 3% नीचे। सेम इज द केस विद आरबीएल बैंक, बायोकॉन सेल और महानगर। खैर क्लोज 2418 के आसपास आएगा, लेकिन डीलर्स का बिलीव क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चेज़ कर रहे हैं, आइए यतिन से बात करते हैं। यतिन, डीलर्स क्या चेज़ कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू। और देखिए दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले भारती एयरटेल, और यहाँ टेलीकॉम स्टॉक्स में ऐसे भी हम आज तेजी का माहौल देख रहे हैं। डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लेना चाहिए 1500-1510 के टारगेट्स के साथ, और यहाँ इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी हैं, एमएससीआई में कंपनी का वेट भी बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एफआई की खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी में से टेक महिंद्रा, यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि पोजिशनली 1550-1600 तक के टारगेट्स आने चाहिए। और इन जनरल आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आईटी शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट आज 5% से बढ़ा हुआ है। फ्रेश बाइंग इस आईटी नाम में आपको दिखाई पड़ रही है। आईटी काउंटर्स, ये एक सेविंग रेस रही है एकदम ठंडे बाजार में, और उस पर डीलर्स की भी नजरें हैं। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो भारती एयरटेल और साथ ही साथ टेक महिंद्रा, इनफैक्ट वो पूरा आईटी पैक आपकी स्क्रीन पर दोबारा लेके आते हैं। निफ्टी आईटी पहले इंडेक्स दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, और फिर टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, क्योंकि एक सिरे से इन सभी काउंटर्स में तेजी देखने को मिली है। अगर निफ्टी आईटी का ये योगदान नहीं होता तो आज हम वैसे भी थोड़ा सुस्त सत्र था और भी सुस्ती में रहते। तो पोजीशंस अच्छी खासी यहाँ पर तेजी की बनी है।
सवाल ये है सुदीप, इनमें से कौन सा ट्रेड स्पेशली मिड कैप साइड पर आप कैरी करने के फेवर में, आई बेग योर पार्डन अमित, आप कैरी करने के फेवर में है? क्योंकि आपने पहले HCL टेक का जिक्र किया, परसिस्टेंट जैसे ट्रेड्स में हमने देखा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, जाते जाते LTTS जैसा काउंटर भी तेजी में आता हुआ, एम्फोसिस में एक्शन बना हुआ है, ये डिस्कवर्ड ट्रेड्स हैं। लेकिन कुछ और जो आपके रेडार पर आ रहा है जो शायद अगले सत्र यानी कि फ्राइडे के लिए काम आ सकता है? जी मैम, आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विद जो प्रूवन है। काफी सारी बातें लार्ज कैप आईटी पे हुई, मिड कैप आईटी की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे पर्टिकुलरली परसिस्टेंट वेल प्लेस लगता है, बिकॉज इसने अपना सारे रेजिस्टेंसेस और 10 और 20 डेमा को क्रॉस किया है। तो लुकिंग एट द सेक्टर टेलविंड टेक्निकली जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है निफ्टी आईटी में, यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा सा 4700 का रखेंगे एंड टारगेट्स विल बी 4900 टू 4950। ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी परसिस्टेंट के लिए साफ बनती दिखाई दे रही है। एक और ट्रेड लॉरस लैब पर नजर डालिएगा प्लीज राजेश सातपुते आप। 430 पर एक क्लोज आ रहा है। लास्ट 15-20 मिनट्स में हमने देखा है एक स्पाइक आया स्टॉक में, भले ही प्राइस एक्शन सिर्फ 8-9 रुपए का हो, लेकिन OI एडिशन देखने को मिला है। हर्षदा जी देखिए, इस लॉरस लैब अगर आप डेली चार्ट देखें तो इसका 200 DMA जो बनता है वो करीबन 421 के आसपास है, और आज अगर आप देखें तो पूरा बुल और बेयर का फाइट इस 200 DMA को आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने में गया बुल्स का। तो मुझे लगता है उसके बाद जो लेट आवर आप कह सकते हैं कि लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली है जो करीबन 435-440 तक आएगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो हर्षदा जी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ही है, एक डेड कैट बाउंस आप पकड़ के चलिए, लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो फिर स्टॉप लॉस होगा आपका 422 और सामने 435-440 का एक स्विंग का टारगेट लेके काम करे। लेकिन जो कैसे कन्विक्शन जो है वो मुझे लगता है जैसे मानस जी ने कहा औरोबिंदो फार्मा, दैट लुक्स मोर बेटर। ओके, तो यहाँ पे लॉरस लैब पे बात हो गई, लेकिन आज के सबसे अच्छे मूवर्स में से अगर आप सबसे ऊपर देखें तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज डी हाई पर। एक बार बस मैं जाते जाते यानी इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में शायद ICICI लोम्बार्ड पे बात करना चाहूँगा। गौरांग, ICICI लोम्बार्ड 1983 में मैंने अपने पूरे करियर में आई थिंक इस स्टॉक को इतने स्ट्रॉन्ग फेज में कभी नहीं देखा। ये इंश्योरेंस स्पेस में ICICI लोम्बार्ड इस वक्त ऑलमोस्ट डे हाई करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। गौरांग, आपका कोई कवरेज है यहाँ पर, कोई टेक यहाँ पर? नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में ये प्राथमिकता के स्तर पर आता है वीरेंद्र, और जिस प्रकार से नतीजों में निरंतर सुधार देखा है और लक्ष्यांक को लेकर के निरंतर आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन किया है, और तो ICICI लोम्बार्ड सबसे प्रथम श्रेणी पर आता है। इसके अलावा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक दूसरी कंपनी है जो खरीदारी की सूची में है। स्टार हेल्थ भी आपके मतलब प्रेफर्ड स्टॉक्स में है। ये करीब करीब 572 पे, हालांकि लिस्टिंग के बाद से ये काफ़ी ठंडा स्टॉक रहा है, एट 570 to 50 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल जरा एक बार डायरेक्टर साहब वो स्टैट्स दिखाएंगे जरा, ऑप्शंस के स्टैट्स। वो जब देवेंद्र चौकसी जब आए थे तो उस वक्त हम देखने वाले थे वो स्टैट्स, लेकिन हम देख नहीं पाए उस वक्त क्योंकि वो एग्जैक्टली हम वो बिग मार्केट वॉइसेस के डिस्कशन में चले गए थे। एक बार देखते हैं, आई मीन शुक्रवार के लिए ये बाजार क्या सेंस कर रहा है, कौन सी ट्रैजेक्टरी, कौन सा जोन आपकी स्क्रीन पे कंपेयर अगर मैं करूं तो 24,000 की पुट, एक सेकेंड, 14-15 यानी नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक बात है कि 24,000 की पुट पे OI कम है 9 लाख। अब इफ़ यू कंपेयर दिस फ्रॉम आई थिंक 24,200 ऑलमोस्ट करीब 15-16 लाख शेयर कम है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन इस वक्त ज़्यादा है वर्सेस पुट राइटर्स। और पुट इनफैक्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग OI कमांड नहीं कर रही है 24,000 की और 24,100 की। और ज़रा निफ्टी बैंक की कॉल पुट लेके आइएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक इस प्राइस पे जिस चीज़ को आज सरेंडर करके जा रहा है वो है 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, निफ्टी बैंक का भी बना नहीं है, बट जहाँ तक अगर एक सेंस अगर आप लेने की कोशिश करें ऑप्शन राइटर्स से, तो अभी पुट राइटर्स बहुत श्योर नहीं है कि एट द मनी पुट्स को या फिर इवन यहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट नीचे की पुट को राइट किया जाए या ना किया जाए। तो वो शुक्रवार के लिए अभी 24,000 एक बेस है, कहना काफ़ी मुश्किल है। आखिरी में एक स्टॉक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि आज थोड़ा सा फिजर आउट हो गया, मोमेंटम उसका पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। एक बार बलरामपुर चीनी लेके आइएगा 2% नीचे 502.5 पे
विकास, आपका टेक बलरामपुर चीनी पे क्या होगा? आज सुबह सुबह 521 तक का मूव आया, उसके बाद कंप्लीट कोलैप्स। आपका टेक क्या होगा बलरामपुर चीनी पे? विकास? अच्छा, विकास चले गए। सुदीप से बात करते हैं। सुदीप, आपका टेक क्या होगा बलरामपुर चीनी पे? अभी उनसे मेरे ख्याल से ऑडियो में नहीं जुड़ पा रहा है। मानस से बात करते हैं। मानस, आपका टेक क्या होगा? तो देखिए, बलरामपुर चीनी करेक्ट हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। आई थिंक स्टॉक थोड़ा करेक्ट और हो सकता है, 10 डे मूविंग एवरेज को टच कर सकता है जो 490 के आसपास है। बट आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए और 480 के नीचे पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पे 503 पे आके ट्रेड करता हुआ, और चलिए विकास से संपर्क तो नहीं हो पाया। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब आते जाते एक दो काउंटर्स को देख लेते हैं जो कि आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। क्लोज होते वक्त M&M आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर, एनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ABB और मदरसन सुमी, ये कुछ मदरसन माफ की जगह अच्छा करके जा रहे हैं, बट क्लियर कट विनर फॉर द इंडेक्स। एज फार एज द बैंक्स करंट इंटरनल सिस्टम बिटवीन 2 और आई थिंक 5 अगस्त के बीच में वो आज इसने फिल कर दिया। काफ़ी बड़ा गैप था, अब उसको फिल कर दिया इसने आज करीब 39,752 पे। और TCS, HCL टेक्नोलॉजीज और आई थिंक लार्ज कैप IT में आप इन्फोसिस देखें तो तीनों ने पूरा का पूरा वो थ्रस्ट जनरेट किया जिससे ये गैप फिल हो गया। हर्षिता, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। वैसे अब मुझे लगा 3 मिनट बाकी है, चले 2 मिनट ही सही। लेकिन निफ्टी के आज का लो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ वीरू, जो नियरली 24,100 के आसपास था। वहाँ से कोशिश तो हमने की कि 24,200 की तरफ जाए, हुआ नहीं, बीचों बीच जाकर गाड़ी रुक रही है, सिर्फ 7 पॉइंट का इजाफा। निफ्टी बैंक करीब 70 पॉइंट नीचे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 49,654 से दरअसल रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन मिड कैप्स आज पूरा दिन थोड़ा सा लैंग्वेज करते हुए दिखाई दिए, 300 पॉइंट का जो नुकसान देखने को मिला है। सेक्टोरली जैसे वीरू मेंशन भी कर रहे थे कि देखिए 2 एक्सट्रीम व्यूज थे आज। एक तरफ टेक्नोलॉजी जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी है और वो इंडेक्स करीब 600 पॉइंट के गेंस पर जाकर टिका, और दूसरी तरफ मेटल्स जहां पर हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक झटका लगा है। ये आपके लिए मार्केट की तस्वीर। अब सेक्टोरल स्थिति कैसी बनी है वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां से पेन आज दरअसल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तेजी में IT काउंटर्स डेफिनेटली थे, लेकर आइएगा प्लीज वो सेक्टोरल मैप भी डायरेक्टर साहब। निफ्टी बैंक की तरफ से एक कमजोरी बनती दिखाई दी, FMCG कमजोर, मेटल्स में 1% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला। आज फार्मा में भी थोड़ा सा साइडवेज मूव था, ऑयल एंड गैस का पार्टिसिपेशन नहीं, और वहां पर कैपिटल गुड्स भी करीब 400 पॉइंट के नुकसान पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। ऑटो में माइल्ड गेन्स देखने को मिले। एक ही पॉकेट है जो कंफर्ट दे रहा है, वो है IT स्टॉक्स। अगर IT काउंटर्स में इतनी तेजी नहीं होती शायद आज के लिए और बुरा सत्र होता। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप। आखिरी 30 सेकंड में कौन सा स्टॉक खींच रहा है नीचे और किसने सपोर्ट दिया है। डीवीज लैब ने कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई, वहां पर उन्होंने सेल कॉल दिया तो वो स्टॉक 4% नीचे। हीरो के नंबर्स से दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉन कॉल सुनने के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। कोल इंडिया को झटका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है कि माइनिंग पर राज्य सरकारें टैक्स वसूल सकती है, 3% का नुकसान। इसी के साथ आप गौर करिए JSW स्टील में भी दबाव। टाटा स्टील आज इंट्राडे में 4% तक नीचे आया, 1.5% की क्लोज दिखा रहा है। तेजी में ऑफकोर्स TCS, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और विप्रो, 5 दिग्गज IT कंपनियां जहां पर तेजी देखने को मिली। थोड़ा सा सपोर्ट M&M का मिला, BPCL का सपोर्ट मिला है आज। ऑटो साइड पर देखिएगा M&M के साथ टाटा मोटर्स में भी तेजी बनती दिखाई दी। SBI भी एक फेयर ट्रेड रहा है आज के लिए। ITC में भी थोड़ी बहुत खरीदारी, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन आप कह सकते हैं लैकलस्टर ट्रेड था, क्योंकि बहुत ही नैरो ट्रेडिंग रेंज में हमने कारोबार किया है पूरा दिन, और एक शांत क्लोज देखने को मिली है। सिर्फ 4.2 पर निफ्टी 50 24,143 पर जाकर टिकता हुआ वीरू। आज प्री इंडिपेंडेंस डे का मूव एकदम ठंडा। और मेरे ख्याल में अग्नि परीक्षा थी आज। एक रेंज में इतना टाइम स्पेंड करना
मतलब वाकई टफ। हमें मालूम है आज का सेशन हमने कैसे निकाला है, खैर कोई बात नहीं। आज की टीम्स को देखते हैं। नीरज जी और आशीष की टीम में सुबह कॉम्बिनेशंस क्या थे। इस क्रम में आज जो नीरज जी की टीम में बेस्ट ट्रेड्स रहे वो थे आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे अच्छे स्विंग्स मिले। उसमें पहला काउंटर IFB एग्रो एफल्स और उसके बाद ITDC, ये लाल था और ये काफ़ी दूर है स्क्रीन मेरे से। वोडाफोन आइडिया करीब 2.25% चला है काउंटर। उसके बाद सेकंड स्लाइड में आइए। आशीष की टीम में पिरामिड एंटरप्राइजेस था पहला ट्रेड, हैक दूसरा ट्रेड था, सतलुज जल विद्युत निगम तीसरा ट्रेड था जिसने करीब 4.25% का स्विंग दिया, और एमटार टेक, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सबसे पढ़ने में दिक्कत हो गई, एमटार टेक लगभग 3.25% नीचे गिर के बंद हुआ। चलिए, ये बुधवार का जो एक्सपायरी और जिसे कहते हैं डबल एक्सपायरी शॉट था, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, और इतना रेंज बाउंड सेशन मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद हमने देखा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्राइडे। और एक बार फिर से आप सभी को, सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और कल की छुट्टी के बाद शुक्रवार को ये पूरा का पूरा पैनल मॉर्निंग में हर्षता, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज आपसे करेंगे मुलाकात मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।